हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। अभी हम लोग सीडीएस 2024 के पेपर 1 का जनरल स्टडीज़ वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। ऑलरेडी आपका पार्ट 1 आ चुका है, ठीक है। आप इसको जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन कवर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू 40 और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 41 से लेके 80 तक इस पार्ट में करवाए जाएंगे। और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3, जहाँ पे 81 से लेके 120 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो हमारा इन टोटल ऑल 120 क्वेश्चन डन हो जाएंगे और 2024 के पेपर फर्स्ट के बाद आपका 2024 के पेपर सेकंड को भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और बाकी सारी की सारी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 ये आपका बेसिकली एंटार्क्टिका के बारे में है कि इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज़ कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। और फिर आपका सेकंड है माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो हाँ, अंटार्कटिका जो है उसमें हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन जो है, ठीक है, वो है। और फिर उसके बाद वो एलिवेशन अराउंड 2300 मीटर का है। और माउंट विंसन वहाँ की क्या है, हाईएस्ट आपकी पीक है। माउंट विंसन को विंसन मैसिव भी बोलते हैं चूँकि ये वहाँ का हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद ये आपका एल्सवर्थ माउंटेन में लोकेटेड है और अराउंड 4892 मीटर इसकी हाइट्स है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में है। तो इसमें आपका नीलगिरी ही आंसर होगा, क्योंकि नीलगिरी ही ऐसा है जो आपका 3 स्टेट में है। बाकी सारे के सारे जो है, ठीक है, वो 1 या 2 स्टेट्स में है। तो नीलगिरी कौन कौन से स्टेट्स में है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ठीक। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अचानकमर अमरकंटक ये आपका मध्य प्रदेश में है और आपका छत्तीसगढ़ यानी कि 2 स्टेट्स में है। शेषाचलम केवल आंध्र प्रदेश में है और अगस्त्यमालाय जो है आपका तमिलनाडु एंड केरला, दिस इज़ ऑल्सो इन 2 स्टेट। और इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व और केवल इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है ये, जो कि 3 स्टेट में फैला हुआ है। तो इस तरह से भी आपका फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सेम क्वेश्चन आपका मैं बता दूं यूपीएससी सीएससी में भी रिपीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दी गई हैं और उसके सामने उनके स्टेट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सही वाले कौन से हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो आपका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले ये देख लें कि सही वाले कौन से हैं। तो आप आराम से उसमें से एलिमिनेशन कर करके आप इजीली, ठीक है, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हाँ, एक गलती आप कभी मत करना, ये जो नॉट वर्ड होता है ना एग्ज़ाम के अंदर, इसको आप अच्छे से सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो, बिकॉज कई बार क्वेश्चन इस वजह से हमारा गलत हो जाता है। हम तो ठीक सोचते हैं बट लगा के गलत आते हैं, तो ओएमआर में तो वो गलत ही काउंट होता है और आप नेगेटिव में चले जाते हो। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। आपका चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ये भी एकदम करेक्ट है। ये आपका गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, याद रखना, फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हरियाणा में है, करेक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती है ये। और केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका अरुणाचल में है, जी नहीं, केन आपका कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक। तो इसी वजह से हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जिसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन। किसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये कोकोनट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है।
कोकोनट प्रोडक्शन को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने बोला है प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ हाईएस्ट, ऑयल कंटेंट इन नट्स इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो लक्षद्वीप में मिलने वाले कोकोनट प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ हाईएस्ट इन इंडिया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों है उसके फ्यू रीजंस हैं आपके पास। क्योंकि कोरल सैंडी सॉइल है, वहाँ ह्यूमिडिटी भी अच्छी मिल जाती है और मैरीटाइम क्लाइमेट है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और ट्रेडिशनली काफ़ी कल्टीवेशन होता आया है, तो दे नो वेरियस टेक्निक्स टू ग्रो द कोकोनट, तो इसी वजह से वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाते हैं। ऑयल कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है उनके यहाँ पे नट्स में। बेसिकली जो आपका कोकोनट होता है उसमें अच्छा ऑयल कंटेंट होता है। और कोकोनट जो होता है आपका ये लक्षद्वीप में हैव वेरी हाई ऑयल कंटेंट, और इसे ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड में भी काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर है, और इसीलिए ये आपका कोपरा और साथ में कोकोनट ऑयल प्रोडक्शन के लिए आइडियल कोकोनट्स कंसीडर किए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। इन्होंने बोला है आपको कि बैरियर आइलैंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोला है दीज आर स्मॉल चेन्स ऑफ सैंड आइलैंड दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। मैं आपको बता दूं, बैरियर आइलैंड जो है ना आपके, वो पैरेलल टू एंड क्लोज टू मेनलैंड कोस्ट है, ना कि ठीक है फार फ्रॉम इट, पास है उसके। फिर है लगून्स और शैलोअर मार्शेस सेपरेट्स द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। तो ये करेक्ट है, लगून्स बेस और मार्शेज जिसको सेपरेट कर देते हैं। और सच लोकेशन आर हजार्डियस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर ईजिली स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। तो ये वाली बात भी करेक्ट है। ठीक है, और ये आपका जो बैरियर आइलैंड है ना, ये हाईली वल्नरेबल है आपका इरोजन, स्टॉर्म्स, साइक्लोन से, और ये सी लेवल राइज भी फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्की हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश करना। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 2 एंड। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड। तो अभी अगर किसी ने मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने CDS 2025 का सॉल्व कराया था, पहला वाला पेपर ही सॉल्व कराया था वहाँ पे, तो अगर आपने नोटिस किया और किसी ने वो सीरीज़ पूरी देखी हो, 3 पार्ट्स में ही आई थी वो वीडियो भी, तो उसके अंदर भी क्लाउड्स को लेके क्वेश्चन आया था, और यही सेम क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका था। तो दिस शोज़ कि ये वाला टॉपिक आपका क्या है, हाईली रेलिवेंट है। किसके लिए, आपके UPSC CDS एग्ज़ाम के लिए। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चाहे UPSC CSE वाले बच्चे हो या कोई और एग्ज़ाम के बच्चे हो या CDS के, आपको PYQ तो लगा के ही जाने हैं। एंड माई मोटिव बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस सीरीज इज़ दैट ओनली कि प्रीवियस ईयर्स अच्छे से हो जाए सभी के, यहाँ से कुछ ना छूटे। किसी ने 2024 का ये पेपर सॉल्व किया होता तो एक क्वेश्चन तो पक्का उसका यहाँ से आ ही रहा था, वो भी रिपीटेड, कोई जिसमें कि उनको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, पैटर्न तक नहीं बदला है। देखिए वहाँ भी क्लाउड के फीचर्स दिए हुए थे और यहाँ भी फीचर्स दिए हुए, और पूछा है बताओ कौन सा क्लाउड है। तो बोला है हाई, थिन, पफी, वाइट क्लाउड होते हैं। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स के। तो जब ऐसे वाले क्लाउड्स होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर आपके सिर्रो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के, सिर्रो टाइप के। और फिर उसके बाद हाइट बोली है 20,000 फीट से लेके 40,000 फीट तक, तो ये आपकी सिरोक्यूमुलस की हाइट होती है जनरली। और फिर बोला है वन ऑफ द टाइप इज़ कॉल्ड मैकेरल स्काई। मैकेरल स्काई अपीयरेंस के बारे में बात करी गई है, जो आपका सिरोक्यूमुलस क्लाउड से जनरली एसोसिएटेड हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऐसे ऐसे करके स्कैल्स अपीयर होने लगते हैं इन क्लाउड में। जनरली थोड़ी हाइट ऊपर होती है ऐसे क्लाउड्स की। ठीक है, ये वाले क्लाउड ऐसे मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे आई एम श्योर कभी ना कभी, आसमान में बने हुए। ठीक, अब बाकी के ऑप्शन क्यों करेक्ट इनकरेक्ट हैं आपके। मिड लेवल क्लाउड होते हैं, ऑल्टो स्टेटस तो आपके, और लेयर्ड होते हैं, ऐसे लेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक, पफी नहीं होते इतने ज़्यादा, और ना ही रेपल लाइक होते हैं। सिरो स्टेटस होते हैं, थिन होते हैं, शीट लाइक क्लाउड होते हैं, ऑफन फॉर्म हेलोज नॉट फिशेस के। तो ये आपका थिन ही होते हैं, ऐसे करके हेलो बनाते हैं, लेकिन फिश स्टाइल नहीं बनाते। ऑल्टो क्यूमुलस मिड लेवल क्लाउड होते हैं, अगेन लोअर देन गिवन अल्टीट्यूड, जो रेंज यहाँ पे दी गई है। सो ठीक है, सो इसीलिए PYQ याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम।
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47, बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मोस्ट कॉमन है ये। इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक, जहाँ पे यूनिफॉर्म रॉक होती है, रेगुलर स्लोप होता है, वहाँ ये रॉक मिलती है आपकी। बेसिकली ये ड्रेनेज पैटर्न मिलता है। अ मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज, ऐसा लगता है कि अ पैटर्न लाइक वीन ऑन अ लीफ, जैसे एक लीफ होती है आपकी, उस पर ऐसे इस टाइप का पैटर्न शो करने में देखता है जब हम इसकी इमेज देखते हैं, सैटेलाइट इमेज वगैरह देखते हैं। तो ये स्मॉलर स्ट्रीम जॉइंस द मेन स्ट्रीम, छोटी छोटी स्ट्रीम मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। ये तो काफ़ी इजी था, ठीक है, ऐसे करके है। और आपकी छोटी वाली स्ट्रीम्स आके इससे मिल रही है बड़ी वाली स्ट्रीम से, इस टाइप से। तो दिस इज़ डेंड्रियाटिक। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न होता है, यूजुअली आपको नदर्न प्लेन्स में ज़्यादातर ये देखने के लिए मिल जाएगा। वेन लाइक पैटर्न होता है इसका, अक्यूट एंगल पे यूजुअली ज्वाइन कर रही होती हैं, ठीक है। ट्री या ब्रांच लाइक अपीयरेंस होता है। फिर बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रेडियल, तो इसमें बोला है स्ट्रीम फ्लो आउटवर्ड्स फ्रॉम अ सेंट्रल हाई पॉइंट। तो एक ऐसे हाई पॉइंट होता है, ये आपका यहाँ से ऐसे रिवर फ्लो होके जा रही होती हैं सारी बाहर, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल मुझे बताएंगे। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल इंडिया से बता सकती हूँ, जो आपकी मांडव हिल्स है, ठीक है, गुजरात के अंदर, वहाँ पे है ये रिवर पैटर्न थोड़ा बहुत देखने के लिए आपको मिल सकता है। फिर आपकी ट्रेलीज है, ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट नियर राइट एंगल, ऐसे करके बिल्कुल ऐसा लगता है राइट एंगल पे सारी ट्रिब्यूटरी जॉइन कर रही हैं। और सेंट्रीपिटल में स्ट्रीम फ्लो इनवर्ड। तो बेसिकली रेडियल और इसमें ये है अंतर है कि वहाँ पे आउटवर्ड था और यहाँ पे ये इनवर्ड आता है, ऐसे सेंटर में आ जाता है, ठीक। तो दिस वाज द क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इजी, अगेन डुएबल क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बोला है कि आपका गेटवे सिटी से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक्स इट लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर और बिटवीन वन रीजन और अदर, ठीक है। तो करेक्ट यही गेटवे सिटी का एक फीचर होता है। फिर आपका गेटवे सिटी एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर अ लार्ज एरिया, क्योंकि सही बात है भाई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और या फिर एक रीजन से दूसरी रीजन के बीच में जब ये लिंक बना रही है तो लार्ज एरिया तो ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करेगी ही, और एक तरीके से एंट्री और एग्जिट का कंट्रोल भी इसके पास में रहेगा। मोस्ट गेटवे सिटीज़ आर पोर्ट्स, मैनी ऑफ विच आर फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। बिल्कुल अर्लियर था ऐसा ये कि आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये आपका यही तो रीज़न बनी थी ये सिटीज़ की, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। तो ऐसी सिटीज़ होती हैं अक्सर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है और किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म करती हैं ये। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें बोला है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट बृहदेश्वरा टेम्पल। तो अभी यहाँ पे बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में जो तंजावुर में है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक। तो अभी बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में भी जान लेना ये आपका खुद का दायित्व बनता है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे जान लें, सो दैट अगर ये वाला PYQ रिपीट होता है तो आप इसको कर पाएँ। 1931 में सीरीज़ ऑफ अर्ली चोला वॉल पेंटिंग्स जो है वो डिस्कवर करी गई थी, ठीक है, लेटर आपकी नायक पेंटिंग के आसपास। फिर उसके बाद इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी आपकी शिवा डिपिक्टेड एज योगा दक्षिणा मूर्ति, ठीक, जिसमें आपको शिवा को एक सुप्रीम टीचर के तरह दिखाया था जो बैनियन ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक। यही वाली पेंटिंग आपकी डिस्कवर हुई थी। बुद्धा विद चौरी बेरार, ये आपकी अजंता केव पेंटिंग है, चोला म्यूरल नहीं है। यक्षिकली, ये आपका जैन या बुद्धिस्ट आर्ट है, इसका चोला से कोई लेना देना नहीं है। पार्श्वनाथ विद स्नेक हुड, ये आपकी जैन आइकोग्राफिक थीम है, ठीक। इसका बृहदेश्वरा चोला पेंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। इनिशियल डेवलपमेंट क्या था, कैसे था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो देखते हैं। इन्होंने बोला है प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर रेलवे वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक, पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है।
जो कि एक्चुअली करेक्ट है, लैंड को फ्री में देने की बात की गई थी। द इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ़ दे रैन एट द लॉस और सिक्योर्ड एडिक्वेट प्रॉफिट था, तो ये 5% की बात भी कही गई थी। द रेलवे वुड बी जॉइंटली मैनेज्ड विद गवर्नमेंट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये उस टाइम पे प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दिया गया था, ना कि गवर्नमेंट प्लेयर के हाथ में था, ठीक। तो और यही सबसे बड़ा आपका एक तरीके से डीमेरिट कह लो, नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि ये बोला था कि 5% तो आपको इंश्योरली दिया ही दिया जाएगा, भले ही रेलवे को प्रॉफिट हो रहा हो ना हो रहा हो। तो कहाँ से दिया जाता वो 5%? लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ा के। तो कहीं ना कहीं ये आपका वेल्थ स्क्यूजिंग का एक एग्जाम्पल बन गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। इसीलिए केवल 2 ही स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। Now coming to question number 51, which of the following industries was most affected by deindustrialization of India in 19th century? तो deindustrialization से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल। deindustrialization था क्या? तो आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन इंडस्ट्री में एक डिक्लाइन, ब्रिटिशर्स के मैन मेड गुड्स, आपके जो मशीन मेड गुड्स थे उनके आने से आपका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। और सबसे ज़्यादा तो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, जहाँ हैंडलूम और स्पिनिंग का प्रैक्टिस किया जाता था। हैवी इंपोर्ट्स लगा देते थे ये आपके, ठीक, किस चीज़ पे? चीप मशीन मेड कॉटन गुड्स पे, और हाई टैरिफ्स लगा दिया जाता था उस गुड पे जो यहाँ से जाता था। और डिक्लाइन हो गया था आपका स्पिनर्स और वीवर्स का, स्पेशली इन रीजन ऑफ बंगाल, डेक्कन एंड मद्रास, ठीक। आपकी सिल्क मैन्युफैक्चर भी अफेक्ट हुई थी, बट नॉट दैट मच। आयरन एंड स्टील जो था आपका वो डिक्लाइन हुआ था, बट इस तरह नहीं कि बहुत बड़ी आपकी अफेक्शन हो जाए, एक तरीके से आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को नुकसान हो जाए, इस टाइप से नहीं। वुलन मैन्युफैक्चर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ था, बट ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, जहाँ बोला है कि आपको कंसीडर करने हैं कुछ स्टेटमेंट नेशनल मूवमेंट के अर्ली फेज से रिलेटेड हैं ये, जिसमें बोला है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी एंड अदर्स फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो दिस इज़ करेक्ट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म करी थी इन्होंने, कब करी थी? 1885 में, ठीक। और उसके बाद सेकंड है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा, ये भी करेक्ट है। कब प्लान किया था इसको? 1883 से 1805 के बीच में। और यहाँ पे आपका ये लेटर मर्ज भी हो गया था, किससे? INC से जाके। और फिर है आपका एल्चन ऑक्टेवियन ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज राइवल टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन टू गिव वेंट टू ग्रीवेंस ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड इंडियन। तो ऐसा नहीं था, ठीक है, एज अ राइवल नहीं था। बेसिकली क्या था कि इस बॉडी को फॉर्म करने का उनका मकसद ये था कि पुअर्स और मार्जिनलाइज्ड इंडियंस जो हैं उनको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था कि अबव ऑर्गेनाइजेशन की ये राइवल थी। तो इसीलिए हमारे केवल 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। द जाइंट microwave radio telescope consists of a single parabolic antenna, multi-parabolic antenna, multiple circular antenna, a combination of circular and parabolic antenna। तो बेसिकली जाइंट आपका मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड है आपका कहाँ पे? पूना, खादोद, महाराष्ट्र में। यह आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप एरेज है ऑपरेटिंग एट मीटर वेवलेंथ्स, और इसमें आपके 30 फुली स्टेयरेबल पैराबोलिक डिश एंटीनाज लगे हुए हैं। तो इसीलिए यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब और सबका डायमीटर अराउंड 45 मीटर है। दीज एंटीनाज आर अरेंज्ड इन वाई शेप कॉन्फ़िगरेशन, वाई शेप कॉन्फ़िगरेशन में ये अरेंज है, और ये आपके साथ में मिलके वर्क करते हैं अपर्चर सिंथेसिस के लिए। मतलब पूरा का पूरा जो एंगल सेट होता है ना लाइट आने के बाद, अपर्चर सिंथेसिस, उस चीज़ के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं, ताकि फिर ये जाइंट टेलीस्कोप की तरह एक्ट कर सके, ठीक। अब बाकी के ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट क्यों हैं? सिंगल पैराबोलिक एंटीना जो है आपका वो इसमें यूज़ नहीं होता, और आपका मल्टीपल सर्कुलर एंटीनास जो हैं आपके वो आपके नहीं यूज़ होते, बल्कि पैराबोलिक डिशेज़ यूज़ होती हैं यहाँ पे, और कॉम्बिनेशन भी इनका नहीं यूज़ होता।
सिर्फ और सिर्फ आपका मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज यहाँ पे यूज़ होते हैं। 54th क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। तो एक्सियम स्टेशन इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया है। ये एक्सियम स्पेस के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको डेवलप किया है, और ये आपका अटैच किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और बिफोर इवेंचुअली ऑपरेटिंग एज फ्री फ्लाइंग कमर्शियल स्टेशन, मतलब पहले इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर कमर्शियल रिसर्च के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, स्पेस टूरिज़्म के लिए और प्राइवेट मिशंस के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो गवर्नमेंट फंडेड है। आपका गैलीलियो एक यूरोपियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, और वॉयेजर 1 आपका एक स्पेस रोब है। इसका स्पेस स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 बोला है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते क्या हैं। तो वो मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अट्रैक्ट, बेसिकली क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। बेसिकली ये मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रख सकते हैं अपने अंदर। इसके एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट आपका फेरोमैग्नेटिक है, आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, सिल्वर आपका डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। और फेरिक क्लोराइड ये आपका क्या है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू Fe3+ आयरन। बट इन सच क्वेश्चन स्टैंडर्ड एलिमेंटल कॉन्ट्रास्ट इज इंटेंडेड, तो हम बेस्ट आंसर मान के चलेंगे आपका सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, जहाँ पे हमसे बोला है ऑन अ डे when I am in hurry to go to office, I have a fixed quantity of rice which was just cooked and kept in a bowl. In order to cool it quickly, which one of the following option is best? तो आपने अगर UPSC CSC 2021 का पेपर देखा हो ना, वह तो वहाँ भी आपका प्रेशर कुकर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि क्यों आ गया ये क्वेश्चन। बेसिकली आपकी जनरल इंटेलेक्ट को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप उस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें बेसिकली कहा है कि टू कूल हॉट कुक्ड राइस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना होता है हीट लॉस को, ताकि वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन से जल्दी जल्दी हो जाए। तो केप्ट ऑन टेबल, नो फैन और एसी, ये तो भाई स्लोवेस्ट मेथड है। एसी को 23 डिग्री पे कर दो, फ़ैन को स्लो पे, ये पुअर कंडक्शन कराएगा हीट को। केप्ट इन अ बाउल ऑफ वाटर, है ना, बाउल को क्या करूँ, एक और बाउल में रख दो जिसमें पानी हो, साथ में फ़ैन चला दो, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और फिर डी ऑप्शन है केप्ट इन अ बाउल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, इससे थोड़ा स्लो होगा काम, ऊपर वाले ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे माराकेश पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया है। माराकेश पार्टनरशिप बेसिकली आपकी ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन थी, लॉन्च किया था इसको 2016 में COP22 माराकेश में। इससे आपका इन्हांस होता है क्लाइमेट एक्शन और एम्बिशंस हमारे। ये एक इंटरगवर्नमेंटल पार्टनरशिप है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सही है आपका, इट इज़ नॉट एन इंटरगवर्नमेंटल पार्टनरशिप, नहीं जी, ये तो है, ठीक है, यही तो बात हम पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं, तो इसीलिए आपका ये वाला आपका, ठीक है। द मार्केश पार्टनरशिप इज़ नॉट प्योरली इंटरगवर्नमेंटल, इट गोज़ बियॉन्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि क्या ये इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप है, तो जी नहीं, ऐसा पूरा तरीके से सच नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर इन जनरल इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो हम इसको गलत मान लेंगे। वैसे ये है इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप, ठीक है, बट नॉट ओनली एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप, बट ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट मान के चलेंगे। दिस पार्टनरशिप इज़ गाइडेड बाय द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा तो इतना मतलब नहीं है कि 2030 एजेंडा जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उससे गाइड हो ये, ठीक। ये आपके और भी सारी की सारी फीचर्स हैं उनसे रिलेट करती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसीलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, 2 ओनली, ठीक। माराकेश पार्टनरशिप के बारे में जैसे मैंने बताया, ये आपका
पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC, मतलब और भी ज़्यादा आपके जो क्लाइमेट एक्शन गोल्स के लिए ट्रीटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करे जाते हैं, उनसे भी ये इंस्पायर होती है। Now question number 58. In India, the Special Marriage Act protects an individual if one enters into a interreligious marriage. तो ये वाली बात एकदम करेक्ट है। इंटररिलीजियस मैरिजेस के लिए आपका स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया है और फिर लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये तो आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है, करेक्ट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल्सो रेजोनेट मैरिटल राइट फॉर एवरी एडल्ट, ये भी आपका करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 में शफीन जहां अशोकन वर्सेस लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बोला गया था कि राइट टू मैरी ऑफ पर्सन ऑफ वन चॉइस, ये आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट होता है। ठीक है, और आपका आर्टिकल 16 ऑफ UNDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो भी इसके बारे में बात करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज और आर करेक्ट? तो कौन से करेक्ट है? द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स वेयर इन 2 members कैन नॉट बी नेशनल्स ऑफ द सेम स्टेट। तो देखते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके 15 जजेस होते हैं। ऑल वाइल जजेस मस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट बार। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट बार नहीं है कि केवल और केवल एक ही कंट्री से आपके जज होंगे, एक कंट्री से 2 जज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट। द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कोर्ट। तो आर्टिकल 4 ऑफ द ICJ स्टेटस क्या कहता है? जजेस आर इलेक्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, जजेस इलेक्टेड होते हैं साइमल्टेनियसली, बट UN जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसमें आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गेन करनी होती है, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाता है। इसी के साथ आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B 2 ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कहता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भूनिधि विस्ता। बेसिकली क्या है ये? डेटा विजुअलाइजेशन सर्विस है आपकी, भूनिधि पोर्टल है बेसिकली वहाँ पे, जो आपका फुल रेजोल्यूशन डेटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है वेब मैप सर्विस से फॉर सैटेलाइट इमेजनरी और इनेबल्ड फॉर मल्टीपल सैटेलाइट मिशन, ठीक, मल्टीपल सैटेलाइट मिशन इंक्लूडिंग रिसोर्स सैट 2 और रिसोर्स सैट 2A, ये भी आपके यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक। और इसी तरह से भूनिधि विस्ता आपका काम करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग वर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 समिट 2023 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी? क्या क्या थे? क्या ग्रीन डेवलपमेंट था? बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन प्रोग्रेस टू SDG, बिल्कुल सही। वुमेन लेड डेवलपमेंट, मानो किसी ने डिटेल में नहीं भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इतनी जनरल है कि ये करेक्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि हमें पता है इंडिया ने होस्ट करा था, ठीक, और इंडिया हमेशा इन चीज़ों पे बात करता है, हमेशा हम इन चीज़ों के लिए बोलते हैं, तो ये एकदम करेक्ट होता, ठीक। तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स आप पहचानना सीखिए, और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, और स्पेशली PYQs, क्योंकि न्यू सेट्स प्रैक्टिस करने से बेटर होता है आप जो PYQs है ना, उन्हें एक बार पहले लगाइए, तब जाके आप इनकी तरफ मूव करिए, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक। अब चलते हैं आपके इसमें आपके लाइफ और ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की बात भी करी गई थी। हमारे PM है ना, लाइफ के बारे में बार बार बात करते रहते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और आपका SDG की प्रोग्रेस के बारे में भी बात करी थी, क्योंकि 2023 में आपका ये हुआ था और 2030 तक हमको इसको अचीव करके देना है, और वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात भी वहाँ पे करी गई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। इन्होंने बोला है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज़ अ मस्कीटो बॉर्न वायरस विच बिलोंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज। तो आपका बेसिकली ट्रांसमिटेड होता है ये एडीज एजिपाइड मस्कीटो से, वायरस फैमिली है इसकी फ्लैविविरिडे, और सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है ये,
तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसका फ्लेविराइबो वायरस हो गया। अडीनो वायरस आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, और वैक्सीनिया वायरस आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से रिलेटेड है, और निपाह वायरस जो होता है आपका निपाह वायरस इन्फेक्शन यानी कि एंसिफिलिटिस और या फिर बैट बॉर्न डिजीज़ कॉज करता है। डेंगू वायरस इज़ इंडीड अ फ्लेवी वायरस, आरएनए वायरस होता है जो कि ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज्ड। तो इसमें से कौन कौन से हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो वो आपका प्लेटिलेट्स से होता है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो आपका क्रूशियल रोल प्ले करते हैं होम्योस्टैटिस में। क्या होता है ये प्रोसेस, जब आपका क्या होता है ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो प्लेटलेट्स आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट फैक्टर 3 ये रिलीज़ करते हैं, जिससे कोएगुलेशन मतलब ब्लड जो होता है वो थिक होना वहाँ से बेसिकली रुकना शुरू हो जाता है, वरना क्या होगा ब्लड बहता ही चला जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। तो और बाकी RBCs तो ऑक्सीजन कैरी करने के काम आते हैं, और ईओसिनोफिलिस जो आपका है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है और एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन से, और मोनोसाइट्स जो है वो आपको मैक्रोफैग्स है, ये आपका इम्यून डिफेंस का पार्ट है। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ हार्ट, वेल्स प्रेजेंट इन वेन्स, एरोटा मेन आर्टरीज एंड वॉल्व्स ऑफ हार्ट। तो जो पल्स है आपकी जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फील होता है आपको, जब आप उसको महसूस करेंगे तो स्पेसिफिकली होता क्या है इसमें, आपके जो आपके हार्ट के चैम्बर्स है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, उसी चीज़ को जब हम सुनते हैं तो हम बोलते हैं पल्स फील हो रही है। तो इसका सही आंसर है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक, वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, वेन्स आर वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, इनका पल्स पे कोई रिलेशन नहीं है। और रोचा एंड मेन आर्टरीज जो होते हैं आपके एंट्रीज ट्रांसमिट द पल्स, बट द पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट। वेल्व्स ऑफ द हार्ट, वेल्व्स प्रेजेंट बैक फ्लो, और ये आपका कोई पल्स से रिलेशन इसका नहीं है, तो इसीलिए सही आंसर इसका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ बोला है आपका व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसप्लांट, जो आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो आपका अराउंड योक टर्न्स सॉलिड एंड टर्बाइड वाइट, दिस हैपन्स ड्यू टू व्हाट। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है लाइक ओवल ब्यूमिन। जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो ये हीट ब्रेक कर देते हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक, और इस वजह से वो अनफोल्ड हो जाते हैं और एग्रीगेट क्या होता है एक सॉलिड ओपेक मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो सही आंसर है उसका प्रोटीन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। GDP deflator capture the average price of unchanging basket of commodities that constitute the GDP of country। तो GDP डिफ्लेटर मेजर करता है, सही बात है, प्राइस चेंज आपका सभी गुड्स और सर्विसेज में इंक्लूडिंग इन GDP। और अनलाइक CPI ये आपका केवल फिक्स बास्केट ऑफ गुड पे रिलाई नहीं करता, बल्कि ये क्या होता है हर ईयर चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए आपका ये आप अनचेंजिंग बास्केट नहीं, ये आपका चेंजिंग यानी कि CPI इट डज नॉट रिलाई ऑन फिक्स बास्केट ऑफ गुड, द बास्केट चेंज एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू करंट प्रोडक्शन। बल्कि जो GDP डिफ्लेटर है वो आपका कैप्चर करता है आपका चेंजिंग। ठीक, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। GDP डिफ्लेटर कैन बी यूज टू मेजर द रियल GDP ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। GDP डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड। ठीक, क्या है सच है। तो GDP डिफ्लेटर यूज़ होता है आपका नॉमिनल GDP को रियल GDP में कन्वर्ट करने के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी सिंस इट मेजर द चेंजिंग प्राइस लेवल्स। तो ये आपका इस वजह से नॉट द इन्फ्लेशन रेट, ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल इन्फ्लेशन भी ये कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉट नीदर 1 नॉर 2। चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अ प्राइस इंडेक्स कैप्चर द चेंज इन एवरेज प्राइस ऑफ अ कॉन्स्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटी। तो
ये सच है। प्राइस इंडाइसेस लाइक CPI आर बेस्ड ऑन फिक्स बास्केट ऑफ गुड। अर्लियर भी हमने यह बात करी थी। और ये एवरेज प्राइस चेंज ओवर द टाइम कैप्चर कर लेते हैं आपका। ठीक, तो ये आपका करेक्ट है। और इसमें आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन दिया हुआ है, बेसिकली छोटा सा लॉजिक ही लगाना है यहाँ पे। तो आपको इन्फ्लेशन रेट पता लगाना था, तो उसके लिए हम करते क्या है, करंट ईयर इंडेक्स को माइनस कर देते हैं प्रीवियस ईयर इंडेक्स से, और वो नीचे प्रीवियस ईयर इंडेक्स रखते हैं। तो इस हिसाब से आपका जब आप थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो आपका ये 21% ना के 10% ही आएगा। तो इसीलिए आंसर है आपका 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? मोस्ट ऑफ द इंडियन रिजर्व इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व बाय नेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी के फॉर्म में काफ़ी सारा रिजर्व रखा गया है, टिपिकली 85 से 90% तक। ठीक, और उसके बाद बाकी गोल्ड वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि होल्डिंग फॉरेन करेंसी जो है वो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करता। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, स्टैंडर्डाइजेशन इफेक्ट भी होता है, वैल्यूएशन का रिस्क भी होता है। तो ऐसा तो नहीं है कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ तो कॉस्ट एसोसिएटेड होती ही हैं। तो इसलिए इनकरेक्ट है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 69, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। बेसिकली नॉट करेक्ट पूछा गया है। द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूस अ गुड दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। A cap and a trade of pollution permit can be used by the government to achieve the social optimum। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कोई एक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। आपको हर क्वेश्चन ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट उस हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बोला है कैप एंड ट्रेड लिमिट टोटल पोल्यूशन एंड अलाउ ट्रेडिंग ऑफ परमिट्स इंटरनलाइजिंग द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये करेक्ट है। देखो क्या होता है ना, जो आपका कैप और ट्रेड होता है पोल्यूशन परमिट्स का, उसको यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट सोशल ऑप्टिमम अचीव करने के लिए। और जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सब्सिडी होती है किसी भी केस के अंदर, वो आपका एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी लेके आती है। ठीक है, वो आपका कैसे होता है, बेसिकली सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट के बीच का एक डिफरेंस ही होता है। और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है। लेकिन जो मार्केट मैकेनिज्म है, ओवर प्रोड्यूसर गुड्स दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट जो आपके गुड्स होते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के साथ, ये आपके कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट्स जनरेट करते हैं, जो कि आपके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर कैप्चर नहीं कर सकते ईजिली। तो इसलिए मार्केट अंडर प्रोड्यूस जो होते हैं वो आपके सोशल ऑप्टिमम से रिलेटिव होते हैं, ना कि ओवर प्रोड्यूस। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही हो जाता है। Now coming to the question number 70, which one of the following statement regarding GST is not correct? तो इसमें बोला है कि GST के बारे में बताइए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि GST आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ना कि 115 से। ठीक, अमेंडमेंट 122 टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट ओनली अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। तो अमेंडमेंट 122 was only the GST bill. The enacted law is the 101st amendment again। अब उसके बाद जो आपका अनवर्क डायमंड इज टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 0.25%। तो आपका करेक्ट ये है ऐसा कि आपका अनकट और अनवर्कड डायमंड जो है वो अट्रैक्ट करता है कितना GST, आपका 0.25% GST। लेकिन उसके बाद जो आपका प्रीशियस मेटल है आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 1% अंडर GST। तो ये आपका नॉट करेक्ट है। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया कि 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो अमेंडमेंट बिल का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्ट तो 101st ही था, तो इस हिसाब से ये ठीक है इनके लिए। लेकिन जो आपका अगर एक्ट के रिलेशन में आ गया तो आप 101st को कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन बिल के रिलेशन में है तो आप इन नंबर्स को देख सकते हैं। ठीक, अब आपका बोला है प्रीशियस मेटल्स आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 1% अंडर GST।
तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर वगैरह जो है वो लगभग 3% चार्ज होता है जीएसटी का, ना कि 1%। ठीक है ना। तो हमने अभी तक जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे, आपने देखा कितना करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। तो डू चेकआउट ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं फॉर द इकोनॉमी पार्ट। और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हैवी नहीं होते बट ईजी भी नहीं होते अगर किसी ने उसके बारे में ना जाना हुआ हो तो। अब है 71 क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रिपोर्ट ऑन तेंदुलकर कमेटी। आप सबको पता है, हम हमेशा पढ़ते हैं तेंदुलकर कमेटी को पॉवर्टी लाइन के रेस्पेक्ट में, जिसमें इन्होंने बोला था कि कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन लेके आइए। इट इज़ अडॉप्टेड एंड एट एन ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, ये बात करी गई है पहले वाले में, जिसमें आपको बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी का रेफरेंस लेवल लिया जाएगा। तो करेक्ट। द कमिटी हैज़ एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरीज नॉर्म। तो जो आपका कमिटी है एक्सप्लिसिटली अबेंडेंट कैलोरी नॉर्म्स, जैसे कि 2400 किलो कैलोरी रूरल प्लस 21 ये वाला जो है ना, इसकी जगह इन्होंने कहा है कि आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ले आइए, जिसमें आपका फूड, एजुकेशन, कैलोरी वाला बात, मतलब फूड का तो होगा ही होगा, साथ में एजुकेशन और हेल्थ को लेके भी हम बात करेंगे। ठीक, जिसमें आपको एक तरीके से सेपरेट कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में बोला है, लेकिन उससे क्या है, थोड़ा सा हट के काम कीजिए। ठीक, उसमें एजुकेशन, हेल्थ और बाकी की जो डेली नेसेसिटीज़ होती है ना, उनको भी आप इंक्लूड करिए। ठीक, और वो भी ऑल इंडिया लेवल पे, और अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट पे ये बेस्ड होना चाहिए। तो इसीलिए केवल फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड आपका करेक्ट नहीं है। आपका 72 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आर नॉट शेयरेबल विद द स्टेट। कौन सा शेयरेबल नहीं है? बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी, ये आपका शेयरेबल होता है स्टेट से। एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी शेयरेबल नहीं होता है। स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी भी शेयरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी 2 and 3 होली करेक्ट। फिर है आपका लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी जो है आपका प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज पे डिपेंड करता है। बाकी आपका जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है उस पर भी डिपेंड करता है। पर वर्कर प्रोडक्टिविटी में भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी का जब आप फार्मूला देखते हैं तो वो होता है जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। उसको फर्दर आप ब्रेकआउट करते हैं तो जीडीपी अपॉन नंबर ऑफ वर्क्स और नंबर ऑफ वर्क्स अपॉन पॉपुलेशन। मतलब आपका पॉपुलेशन से भी फ़र्क पड़ रहा है, पार्टिसिपेशन रेट क्या है उससे भी, और प्रोडक्टिविटी क्या है उससे भी। तो इसीलिए आपका ऑप्शन 1, 2 and 3 इज़ करेक्ट। Now coming to the question number 74, which of the following are included in M1 definition of money for Indian economy? तो M1 डेफिनेशन बेसिकली आपकी इंडियन इकोनॉमी को क्लासीफाई करने के लिए हमने मनी की डेफिनेशन बनाई है, जिसमें M0, M1, M2, M3 ये आपके बनाए गए हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग यह कहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन बेसिकली इंक्लूड होता है। तो आपका जो रिजर्व्स है वो आपके इसके पार्ट नहीं है, करेंसी वो इसका पार्ट है, और टाइम डिपॉजिट जो है वो भी इसका पार्ट नहीं है, और डिमांड डिपॉजिट वो इसका पार्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी 2 and 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। तो नेट फैक्टर पेमेंट अर्नड फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा इंक्लूडेड नहीं होता है जीडीपी के अंदर। जीडीपी जो है आपका इंपोर्ट आर सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल करेक्ट है, इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट करे जाते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड इन्वेंट्रीज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, लेकिन जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो जीडीपी प्लस आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। ठीक, लेकिन जीडीपी के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक, नेट फैक्टर इन पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी।
तो नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, ये वाला नॉट करेक्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। नेट फैक्टर इनकम और अब्रॉड जो होता है ऐड हो जाता है जीडीपी में, जिससे कि हम जीएनपी लेके आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये मैं बार बार आपको इसीलिए रिपीट कर रही हूँ एक साथ चीज़ें, सो दैट आपको रिकॉल यहीं पे हो जाए, आपको पता रहे नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी थ्योरी पोर्शन को पढ़ रहे हो कि ये तो करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। Now coming to question number 76, under normal downward sloping demand curve and fully elastic supply curve of a commodity, an exogenous decrease in demand would lead to decrease in equilibrium quantity and no change in price. Increase in equilibrium prices and quantity, decrease in equilibrium prices and quantity, and increase in equilibrium prices and no change in quantity. तो बेसिकली एक फुल्ली इलास्टिक सप्लाई कर्व जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक। और मीनिंग मतलब क्या है उसका कि प्राइस तो फिक्स कर दी गई है और सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई एनी क्वांटिटी एट दैट प्राइस, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना प्राइस है, वो जितना डिमांड आएगा उसको सप्लाई कर देंगे। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड कर्व जो होता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें डिमांड में कमी आ गई होती है। तो यहाँ पे लेकिन हमारा सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो प्राइस रिमेन अनचेंज्ड एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई विल फॉल डाउन। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नो चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 77 है, इस तरह का एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बेसिकली ये 2024 में आया होगा और इसी पे बेस पे 2025 में भी आ गया था, पहले वाले पेपर में मैंने करा रखा, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ पे तो एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछा है, वहाँ लुईस एसिड का पूछा गया था, ऐसे ही एलिमेंट्स दे दिए थे, वैलेंसी के ऊपर भी पूछा गया था। तो रीजनिंग है आपकी एटॉमिक रेडियस ट्रेंड में कहा है कि बताइए एटॉमिक रेडियस कैसे होगा, तो डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस हिसाब से सोडियम का सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम का, फिर आपका बेरियम का एंड देन ऑक्सीजन का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट सिस्टम्स इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस हिसाब से आपका हाइड्रोजनेशन जो होता है आपका एडिशन होता है H2 का, और इट रिक्वायर्स कैटलिस्ट, ठीक। और आपका कैटलिस्ट ज़्यादातर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज़ होता है, और आपका कॉपर और H2 ये यूज़ नहीं होते ज़्यादा, आयरन और H2 भी नहीं होते, जिंक एंड H2 भी नहीं होते, निकल एंड H2 हो जाते हैं कैटलिस्ट के तौर पे। अब चलते हैं 79 क्वेश्चन पे, जहाँ बोला है हाई आयनिक कैरेक्टर किसका है, तो आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक। डिफरेंस क्या है दोनों के एटम के बीच का, और ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मोर आपका आयनिक बॉन्ड होगा। तो BeF3 में आपका बेरिलियम मेंशन है, लेकिन PeF बॉन्ड जो है वो हाईली कोवेलेंट है, ठीक। क्यों, क्योंकि एक स्मॉल साइज है, पोलराइजेशन जो है आपका वो हो जाता है। और SiO2 जो है बोथ नॉन मेटल्स हैं, NCl3 नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल अगेन, और K2S आपका मेटल प्लस नॉन मेटल, जिसमें बहुत हाई आयनिक कैरेक्टर है इसका। फिर आपके आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो का। यह कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि EF लेटर क्या आइस कैप क्लाइमेट को बताते हैं, तो करेक्ट, EF आपका आइस कैप के लिए यूज़ होता है, E यूज़ होता है, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए। और फिर आपका ये आपका इट इज़ द अर्थ्स मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर मीन मंथली टेम्परेचर इज़ नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आपका करेक्ट है। दिस क्लाइमेट इज़ फाउंड इन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयाज, तो आपका ये वाला इनकरेक्ट है, जो आपका पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज है उसमें ये नहीं मिलता है, इनफैक्ट आपका अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और हाई पोलर रीजन्स में मिलता है ये वाला क्लाइमेट, ठीक। हिमालयाज वगैरह में तो आपका एल्पाइन या टुंड्रा क्लाइमेट है, ठीक, जो कि आपका ट्रू आइस कैप क्लाइमेट नहीं है, नॉर्मल आपका वहाँ तो फिर भी आपको 0 से ऊपर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है।
तो ये आपकी अंटार्कटिका वगैरह की बात हो रही है, ना कि आपके ग्रेट हिमालयाज़ की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 आर दी करेक्ट। तो इसी के साथ आपका पार्ट 2 जो होता है वो यहाँ एंड होता है। ठीक, सून आई विल ब्रिंग पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, और फिर ये आपका 2024 का जो पेपर है वो एंड हो जाएगा। पहला वाला है, साल में 2 पेपर होते हैं इसके, और 2024 का सेकंड पेपर भी मैं जल्दी लेके आऊँगी, और 2025 के भी सॉल्यूशंस जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सेकंड पार्ट के, मतलब सेकंड पेपर जो होता है ना आपका CDS का, उसके। तो फॉर दैट आप बने रहिए इस चैनल पे और अच्छे से सीरीज़ को फॉलो करिए। अपने जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करिए, एग्ज़ाम की बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, सफल होइए। मेक श्योर कीजिए कि आप PYQ को अच्छे से इस बार करके जाएं, सो दैट एटलीस्ट यहाँ से कोई डाउनफॉल या शॉर्टफॉल आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में ना मिले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।